Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSci Institute of Information Technology, and today is our lecture number 29 regarding the course Risk Management and Insurance FNC710. Today we are going to again talk about the employee benefit, retirement plans. यानी हमने last time तो हमने cover किया था employee benefits, group life and health insurance को. हमने अभी तक ऑलरेडी मैंने स्टार्ट में बताया था कि हम लोगों के दो चैप्टर्स आएंगे जिसमें हम सिर्फ एम्प्लॉय बेनिफिट्स को देखेंगे कि रिटायरमेंट प्लान से रिलेटेड क्या बेनिफिट है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स आ क्या रहे हैं और कैसे आ रहे हैं हमारे पास एम्प्लॉय बेनिफिट्स. दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास एम्प्लॉय बेनिफिट्स कैसे कैसे और किस किस तरह से हमारे पास आ रहे हैं. सो दैट वी आर गोइंग टू सी कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स हमारे पास और रिटायरमेंट प्लान हमारे पास किस तरह से और कैसे एडजस्ट हो रहे हैं. तो दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास एम्प्लॉय बेनिफिट्स कैसे आ रहे हैं और किस तरह से हमारे पास जनरेट हो रहे हैं. So first of all, now हमने पहली दफा में एम्प्लॉय बेनिफिट्स की बात की थी. ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के ग्रुप इंश्योरेंसेस क्या है और लाइफ इंश्योरेंस क्या है, एम्प्लॉयज को कैसे बेनिफिट आते हैं. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एम्प्लॉय बेनिफिट्स टुवर्ड्स द रिटायरमेंट प्लान्स. कि रिटायरमेंट प्लान्स का क्या बेनिफिट आता है टुवर्ड्स द एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स के रिटायरमेंट प्लान्स, और दूसरा ये कि रिटायरमेंट प्लान्स बनते क्या हैं. अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे हम डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट अ यूएस बुक. इसमें ज्यादातर जो एग्जांपल्स हैं दे आर बेस्ड ऑन यूएस. किस पे बेस कर रहे हैं? दे आर बेस्ड ऑन यूएस. के यूएस पे बेस कर रहे होते हैं कि यहाँ पे हमारे पास किस तरह से हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं ओवरऑल प्लान्स. तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट पे, तो रिटायरमेंट प्लान्स आर समथिंग डिफरेंट. तो यहाँ पे हमने देखना है एम्प्लॉय बेनिफिट्स को भी देखना और रिटायरमेंट प्लान्स को भी हमने सामने रख के आगे चलना है. तो दैट इज एम्प्लॉयज बेनिफिट्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और रिटायरमेंट प्लान्स को भी सामने रख के आगे चलना है. तो हमने यहाँ पे कुछ रूल्स एंड लॉज जो हम डिस्कस करेंगे, दीज आर ऑफ यूएस. और दो पाकिस्तान में भी वो लॉज एग्जिस्ट कर रहे होंगे, लेकिन मे बी थोड़ा बहुत मे बी डिफरेंट नेचर, बट दे आर बेस्ड ऑन यूएस. तो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स इस्लामाबाद की भी लेने की कोशिश करें, पाकिस्तान की भी लेने की कोशिश करेंगे कि हमें पता लगे कि हाँ जी कितना पाकिस्तान में कैसे और किस तरह से वैल्यूएशंस हो रही हैं. तो जब हम बात कर रहे हैं कि हाँ जी इस तरह से वैल्यूएशन हो रही है, तो हमने भी उसी हिसाब से उसे आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह से आगे एग्जिस्टेंस आ रही है हमारे पास. तो दैट मीन्स वी हैव टू सी कि एम्प्लॉय बेनिफिट और रिटायरमेंट प्लान्स कैसे और किस तरह से वर्कआउट कर रहे होते हैं और किस तरह से हमारे पास वैल्यूएशंस लेकर आगे आ रहे होते हैं. दैट हाउ दे आर बीइंग वैल्यूएटेड एंड हाउ दे आर बीइंग आइडेंटिफाइड, कि हमने उन्हें किस तरह से आइडेंटिफाई करना होता है और कैसे वैल्यूएट हो रहे होते हैं. तो देयर मींस एम्प्लॉय बेनिफिट इज देयर एंड रिटायरमेंट प्लान्स को हम लोगों ने देखना है कि रिटायरमेंट प्लान्स कैसे बनते हैं. कुछ इनके सेक्शंस हैं, सेक्शन 401B, 402B के, वो हम नहीं देखेंगे क्योंकि दे आर बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ यूएस. तो वो हमारे काम की नहीं है. तो वो आप बेशक चैप्टर्स में से भी थोड़ा सा एक्सक्लूड कर देना कि आप ना डिस्कस कीजिएगा. हाँ, उसी जगह हम पाकिस्तान को कुछ एग्जिस्टेंस में लाने की कोशिश करेंगे, कुछ चीजें एग्जिस्ट करेंगे, कोई चीज लेके आएंगे. तो दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमने उसे किस तरह से वैल्यूएट करना और किस तरह से वैल्यू करके आगे लेकर चलना है. दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमने कैसे उसे वैल्यू करके आगे चलना है. तो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, कि हम लोग देखते हैं हमारा टॉपिक कौन सा है. ऑब्जेक्टिव आप देखेंगे. फंडामेंटल्स ऑफ प्राइवेट रिटायरमेंट प्लान्स. क्या फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स होती है व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइवेट रिटायरमेंट प्लान, कि प्राइवेट रिटायरमेंट प्लान के लिए क्या रिक्वायरमेंट है. डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स दैट आर आल्सो बीइंग देयर. फंडामेंटल्स ऑफ प्राइवेट रिटायरमेंट प्लान्स आर देयर, कि प्राइवेट रिटायरमेंट प्लान की क्या फंडामेंटल्स है. डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स, के डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है. डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स कौन कौन से हैं, कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन जिन पे होते हैं वो प्लान्स कौन कौन से. प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स कौन कौन से हैं, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स किस तरह से आते हैं. रिटायरमेंट प्लान्स फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयड, के जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनका रिटायरमेंट प्लान आप कैसे बनाते हैं, कि जो अपने ही बिजनेस खुद रन कर रहे हैं डेफिनेटली उनका भी तो रिटायरमेंट प्लान चाहिए होगा. तो जब हमें उनका भी रिटायरमेंट प्लान चाहिए तो दैट मीन्स कि हमने देखना है कि कौन सेल्फ एम्प्लॉयड है और कैसे वो सेल्फ एम्प्लॉयड आगे चल रहा है. सिंप्लीफाइड एम्प्लॉयड पेंशंस को भी देखना है कि सिंप्लीफाइड एम्प्लॉयड पेंशंस कितनी आ रही हैं और कैसे हमारे पास पेंशंस एग्जिस्ट कर रही हैं. सिंपल रिटायरमेंट प्लान्स ऑल्सो देयर, कि सिंपल रिटायरमेंट प्लान्स कौन कौन से होते हैं और कैसे वर्कआउट करते हैं. फंडिंग एजेंसीज एंड फंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स. फंडिंग एजेंसीज एंड फंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर आल्सो बीइंग देयर, कि क्या फंडिंग एजेंसीज हैं, कौन फंडिंग इंस्ट्रूमेंट है और कहां से लेके आते हैं सारे के सारे फंड्स को. तो देयर एग्जिस्ट अ सिंप्लीफाइड एम्प्लॉय पेंशन एंड सिंपल रिटायरमेंट प्लान्स, के सिंप्लीफाइड एम्प्लॉय पेंशंस कितनी है एंड सिंपल रिटायरमेंट प्लान्स कौन कौन से हैं और कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं. दैट हाउ दे आर बीइंग यू कैन से एम्प्लॉय पेंशंस एग्जिस्ट करती हैं और सिंपल रिटायरमेंट प्लान्स कैसे और किस तरह से एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. तो दैट मीन्स सिंप्लीफाइड एम्प्लॉय पेंशंस आर देयर and simple retirement plans are also being there.
एंड देयर एग्जिस्ट अ फंडिंग एजेंसीज एंड फंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स, फंडिंग एजेंसीज भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं और फंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं कि इन फंडिंग्स को हमने कैसे किस तरह से आगे लेकर जाना है। तो दैट मीन्स सिंप्लीफाइड एम्प्लॉय रिटेंशन पेंशन इज देयर एंड सिंप्लीफाइड रिटायरमेंट प्लान्स भी हैं और फंडिंग एजेंसीज आल्सो एग्जिस्ट ओवर देयर कि हमने फंडिंग एजेंसीज को कैसे किस तरह से लेकर आगे चलना है। दैट हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट एंड हाउ वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट इट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दैट इज फंडिंग एजेंसीज एंड फंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर कि फंडिंग एजेंसीज कैसे वर्क करेंगे और फंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स कैसे और किस तरह से इवैल्यूएट करेंगे और किस तरह से लेकर आगे चलेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ प्राइवेट रिटायरमेंट प्लान, पहले बात करेंगे कि फंडामेंटल्स ऑफ प्राइवेट रिटायरमेंट प्लान क्या हैं और किस तरह से होते हैं। प्राइवेट रिटायरमेंट प्लान हैव एन एनॉर्मस सोशल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट, क्या होगा उसके ऊपर, प्राइवेट प्लान हैज एनॉर्मस सोशल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट। द एम्प्लॉय रिटायरमेंट इनकम सिक्योरिटी एक्ट 1970 दैट इज ऑफ यूएस, ठीक है। एस्टैब्लिश मिनिमम पेंशन स्टैंडर्ड्स, उसने क्या सेट किया हुआ है, मिनिमम पेंशन स्टैंडर्ड्स के मिनिमम पेंशन स्टैंडर्ड्स क्या हैं और किस तरह से वो स्टैंडर्ड्स कंप्लीट होते हैं। द पेंशन प्रोटेक्शन एक्ट, अब क्या आ रहा है हमारे पास, द पेंशन प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2006 आल्सो हैड अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन प्राइवेट पेंशन प्लान, यानी पेंशन प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2006, पेंशन प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2006 आल्सो हैड अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन प्राइवेट पेंशन प्लान, कि वो इंपैक्ट किया हुआ उसने प्राइवेट पेंशन प्लान के अंदर, के प्राइवेट पेंशन प्लान के अंदर कैसे इंपैक्ट हो रहा है। प्राइवेट प्लान्स दैट मीट सर्टेन रिक्वायरमेंट्स आर कॉल्ड क्वालिफाइड प्लान, प्राइवेट प्लान्स दैट मीट सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, जो सर्टेन रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं, आर कॉल्ड क्वालिफाइड प्लान, क्या कहते हैं उसे हम, क्वालिफाइड प्लान है। एंड रिसीव फेवरेबल इनकम टैक्स ट्रीटमेंट, क्या करते हैं वो, एंड रिसीव फेवरेबल इनकम टैक्स ट्रीटमेंट के फेवरेबल इनकम टैक्स ट्रीटमेंट को डील करते हैं। द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशंस आर डिडक्टेबल टू सर्टेन लिमिट, कि द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशंस जो होते हैं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशंस आर डिडक्टेबल टू सर्टेन लिमिट, के सर्टेन लिमिट तक वो डिडक्ट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अर्निंग्स ऑन द प्लान एसेट एक्यूमुलेट्स ऑन द टैक्स डेफर्ड बेसिस, यानी इन्वेस्टमेंट अर्निंग्स ऑन द प्लान एसेट्स, यानी कि क्या नाम है, इन्वेस्टमेंट अर्निंग्स ऑन द प्लान एसेट एक्यूमुलेट ऑन द टैक्स डेफर्ड बेसिस, क्यों किस बेस पे होता है, ऑन द टैक्स डेफर्ड बेसिस पे एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं और एक्यूमुलेट किए जा रहे होते हैं। The benefit of starting early in tax deferred retirement plan, क्या benefit of starting early in tax deferred retirement plan, कि early requirement की क्या होगा, अब यहाँ पे क्या 25 और 65 यहाँ पे आ रहे हैं, 35 इतने आ रहे हैं, 45 इतने आ रहे हैं, 55। इन्वेस्टमेंट इन टैक्स डेफर्ड बेसिस कैन मेक ट्रिमेंडस डिफरेंस ओवर द लॉन्ग हॉल्स। फॉर एग्जांपल, इन द चार्ट अबव, इन्वेस्टिंग 100 मंथली ऑन अ टैक्स डेफर्ड इनकम अकाउंट अर्निंग 8% एनुअल रिटर्न बिगिनिंग 25 and 260,000 for 65 आफ्टर टैक्सेस आर बीइंग मेड, कि यानी हमारे पास टैक्सेस हमारे पास लाए जाए तो इतने हमारे पास आ रहे हैं। अज्यूमिंग दैट द अर्निंग पोर्शंस आर एक्यूमुलेटेड, इन्वेस्टमेंट वाज टैक्स्ड एट 30%, के इन्वेस्टमेंट को कितने पे टैक्स किया जा रहा है, दैट इज ऑफ 30% पे टैक्स किया जा रहा है, कि टैक्स हम लोगों ने उस पे कितने पे लेके आना है, दैट इज ऑफ 30%, यानी 30% पे टैक्सेस को लेकर आगे आना है। फंडामेंटल्स ऑफ प्राइवेट रिटायरमेंट प्लान, क्या फंडामेंटल्स हैं प्राइवेट रिटायरमेंट प्लान के, कि कौन कौन सी फंडामेंटल्स को लेके चलना है। अ गुड प्लान मस्ट बेनिफिट वर्कर्स इन जनरल, कह रहे अ गुड क्वालिफाइड प्लान मस्ट बेनिफिट वर्कर्स इन जनरल एंड नॉट ओनली हाईली कंपनसेटेड एम्प्लॉयज, सो सर्टेन मिनिमम कवरेज रिक्वायरमेंट मस्ट बी satisfied, कि certain coverage requirement must be satisfied. The qualified plan must benefit worker, qualified plan क्या होते हैं, must benefit workers in general, कि वो qualified plan जो है that must benefit workers in general and not only highly compensated employees, यानी qualified plans must benefit worker, कि वर्कर को आना चाहिए इन जनरल एंड नॉट हाईली कंपनसेटेड एम्प्लॉइज एंड नॉट ओनली हाईली कंपनसेटेड, यानी जो हमने हाईली कंपनसेट किया सिर्फ उन तरफ डायरेक्टेड ना हो। सो सर्टेन मिनिमम कवरेज रिक्वायरमेंट मस्ट बी सेटिस्फाइड, जो सर्टेन मिनिमम कवरेज रिक्वायरमेंट मस्ट बी satisfied. Under ratio percentage test, the percentage of non-highly compensated employees covered under plan must be at least 70% of the percentage of highly compensated who are covered. यानी कि मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम अलग अलग कर रहे हैं, यहाँ पे रिटायरमेंट को कि जो हाईली कंपनसेटेड है उनको सेपरेट कर रहे हैं, जो एवरेज है उनको सेपरेट कर रहे हैं। और सेपरेट करने के ये देखना है कि सिर्फ और सिर्फ हाईली कंपनसेटेड को नहीं पे किया जा रहा, तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे दो टेस्ट आ रहे हैं। यहाँ पे आ रहा है रेशियो परसेंटेज टेस्ट एंड एवरेज बेनिफिट टेस्ट। क्या आ रहा है हमारे पास, रेशियो परसेंटेज टेस्ट आ रहा है एंड एवरेज बेनिफिट टेस्ट आ रहा है। क्या आ रहा है हमारे पास, एवरेज बेनिफिट टेस्ट आ रहा है। अंडर द रेशियो परसेंटेज टेस्ट, कौन सा टेस्ट है ये, अंडर द रेशियो परसेंटेज टेस्ट, द परसेंटेज ऑफ नॉन हाईली कंपनसेटेड एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर प्लान मस्ट बी एट लीस्ट
70% ऑफ द हाईली कंपनसेटेड एम्प्लॉय हु आर कवर्ड इन इट, यानी कि टोटल उनका 70% होना चाहिए, यानी 70% जो है ना वो नॉन हाईली जो हो वो 70% हो, किसका हो, एटलीस्ट हाईली कंपनसेटेड एम्प्लॉयज, यानी जितने हाईली कंपनसेटेड एम्प्लॉयज हैं उनका 70% लेंगे तो वो हमारे पास क्या आना चाहिए, नॉन हाईली, यानी कि 100 अगर आपके पास कंपनसेटेड है तो 70 एटलीस्ट उसमें क्या हो, नॉन हाईली कंपनसेटेड एम्प्लॉयज, तो दैट इज नोन टू बी 170 के हिसाब से ये रेशो सेटल होती है। अंडर एवरेज बेनिफिट, किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज बेनिफिट, द प्लान मस्ट बेनिफिट आर रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉइज, द प्लान मस्ट बेनिफिट आर रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड नॉट डिस्क्रिमिनेट इन फेवर ऑफ हाईली कंपनसेटेड एम्प्लॉइज। अब क्या हो रहा है, द प्लान मस्ट बेनिफिट रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉइज, द प्लान मस्ट बेनिफिट अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यहाँ पे हम कहेंगे द प्लान जो है दैट मस्ट बेनिफिट अ रीजनेबल classifications of employees के अंदर the average benefit test, the plan must benefit a reasonable classifications of employee कि हम लोग कहेंगे the plan must benefit a reasonable classification of employees and not discriminate in favor of highly compensated employees. The plan must benefit a reasonable compensation of employees and not discriminate in favor of highly compensated employees, यानी सबको बराबर से उसमें लेके आए। The average benefit for non highly compensated employees must be at least 70% of the average benefit provided by, यानी कि the plan must benefit reasonable classification of employees and not discriminate in favor of highly compensated, यानी कि average benefit जितना दिया गया non highly compensated को, that must be average 70% of the highly average benefit provided to the all highly compensated employees कि जितना दिया गया उसका 70% इसमें ही exist कर रहा हो, then it would be an occasion. Fundamentals of private retirement plan. Most plans have minimum age and service requirement that must be met. यानी कि हर एक के पास कम से कम थोड़ी बहुत सर्विस होती है कि कितनी सर्विस होता भी आपको रिटायरमेंट के प्लान्स के अंदर कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। अंडर करंट लॉ, all eligible employees who have attained age of 21 have completed 1 year of service life must be allowed to participate in the plan. जी जिनकी एज 21 हो चुकी है और 1 साल से वो सर्विस में हैं, that would be participate in this plan, वो इस प्लान के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नॉर्मल रिटायरमेंट एज इज द एज दैट वर्कर कैन रिटायर एंड रिसीव फुल अनरिड्यूस्ड पेंशन बेनिफिट एज 65, यानी कितनी एज पे रिटायर हो रहा है, दैट इज ऑफ 65, यानी 65 की एज पे वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहा है। एंड अर्ली रिटायरमेंट एज इज द अर्लीस्ट एज दैट वर्कर कैन रिटायर, क्या कह रहा है वो, एंड अर्ली रिटायरमेंट एज इज द अर्लीस्ट एज, क्या ये अर्लीस्ट एज दैट वर्कर कैन रिटायर एंड रिसीव अ रिटायर पेमेंट, यानी कितनी जल्दी वो रिटायर हो सकता है एंड एंड रिसीव द रिटायरमेंट बेनिफिट। अ डेफर्ड रिटायरमेंट एज इज एनी एज बियॉन्ड द नॉर्मल रिटायरमेंट एज। एम्प्लॉय वर्किंग बियॉन्ड एज ऑफ 65 continues to accrue benefit under the plan. Employee working beyond age 75 continues to accrue benefit under the plan, के plan के अंदर ही वो benefit को सामने लेकर आ रहे हैं। Now further, fundamentals of private retirement plans. A benefit formula is used to determine the contribution of benefit. अब क्या हुआ, the benefit formula is used to determine contribution or benefit, कि जो benefit formula हमने use किया था to determine contribution or benefit that is there. In defined contribution formula, अब क्या कह रहा है, defined contribution formula, the contribution rate is fixed. In defined contribution formula, contribution rate is fixed, but the retirement benefit is variable. कि वहां पे कंट्रीब्यूशन तो फिक्स जा रहा है लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट आपको वेरिएबल फॉर्म में मिलेगा। इन अ डिफाइंड बेनिफिट प्लान, क्या इन अ डिफाइंड बेनिफिट प्लान द रिटायरमेंट बेनिफिट इज नोन, यानी इन अ डिफाइंड बेनिफिट प्लान द रिटायरमेंट बेनिफिट इज नोन, जो रिटायरमेंट बेनिफिट है उसका वो नोन है, वो क्या है हमारे पास नोन है, बट द कंट्रीब्यूशन विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट नीडेड। वो कह रहा है इन अ डिफाइंड बेनिफिट प्लान द रिटायरमेंट बेनिफिट इज नोन, जो रिटायरमेंट बेनिफिट लोन है उसमें पता है, बट द कंट्रीब्यूशन विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट नीडेड टू फंड द डिजायर्ड बेनिफिट। लेकिन उसमें क्या होगा, जो अमाउंट आपने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दैट वुड वेरी, वो क्या आएगा, वो वेरीड फॉर्म में आएगी, डिपेंडिंग ऑन अमाउंट नीडेड टू फंड द डिजायर्ड बेनिफिट, अमाउंट नीडेड टू फंड द डिजायर्ड बेनिफिट दैट वुड बी ऑन द लोअर साइड। The amount can be based on career average earnings or final average pay, यानी amount can be based on career average earning, on career average earning कितनी है और final average pay, यानी final average pay कितनी है, which is generally
which is generally is an average of at least 3 to 5 years of earnings. किसके इक्वल है? which generally is an average of at last 3 to 5 years earning, जिसके इक्वल है वो 3 to 5 years of earnings के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं. अंडर अ यूनिट बेनिफिट फार्मूला बोथ अर्निंग्स एंड ईयर्स ऑफ सर्विसेज आर कंसिडर्ड. वो कह रहे हैं अंडर अ यूनिट बेनिफिट फार्मूला बोथ अर्निंग एंड ईयर्स ऑफ सर्विसेज आर कंसिडर्ड. कि ये जो फार्मूला है यूनिट बेनिफिट फार्मूला, इसके अंदर ईयर्स भी कंसिडर हो रहे हैं और ईयर अर्निंग्स भी कंसिडर हो रही हैं, तभी ये कैलकुलेट हो रहा है. Some plans pay a flat percentage of annual earning. कुछ plans ऐसे हैं जो flat percentage of annual earning pay करते हैं, while some pay a flat amount of for each years of service. Some plans pay a flat percentage of annual earning. क्या पे करते हैं? flat percentage of annual earnings, while some pay a flat amount of for each year. यानी some pays फ्लैट अमाउंट फॉर ईच ईयर, के हर अमाउंट के लिए वो ईच ईयर को सम फ्लैट अमाउंट को ही पे किया जाता है. तो दैट मीन्स सम प्लान्स पे अ फ्लैट परसेंटेज ऑफ एनुअल अर्निंग, सम प्लान्स पे अ फ्लैट परसेंटेज ऑफ अर्निंग, while some pay a flat amount for each year of service. यानी some pays a flat amount of each year of service, कि हमारे पास each year of service में भी फ्लैट अमाउंट है. Some plans play a flat amount for each employee regardless of earning or year of service. अब यहाँ पे देखें 2-3 कंडीशंस आ गई. क्या आ गई हमारे पास? 2-3 कंडीशंस आ गई कि हमने इन कंडीशंस को कैसे और किस तरह से डील आउट करना है. यानी हाउ वी आर गोइंग टू डील देम आउट, यानी कि उन्हें हमने किस तरह से डील आउट करके फर्दर आगे लेकर चलना है. पहला क्या है? द अमाउंट कैन बी बेस्ड ऑन कैरियर and final average which is generally average at last 3 to 5 years earning. In career average earning और final average pay, यानी कि final average pay को भी सामने रख सकते हैं, या on average earnings के क्या रहेंगे career की, which is generally is an average of last 3 to 5 year, और average कितने के लिए है? 3 to 5 years की. Under a unit benefit formula both earnings and years are in consider. यानी दूसरा मेथड क्या है? unit benefit formula. Some plans pay a flat percentage of annual earnings, एक फ्लैट परसेंटेज ऑफ एनुअल अर्निंग्स है वही पे होंगी, वाइल सम पे अ फ्लैट अमाउंट ऑफ ईच ईयर ऑफ सर्विस, यानी वाइल सम पे अ फ्लैट अमाउंट ऑफ ईच ईयर ऑफ सर्विस, यानी सम पेज अ फ्लैट अमाउंट ऑफ ईच ईयर ऑफ सर्विस के कुछ लोग जो हैं वो सम पे अ फ्लैट अमाउंट ऑफ ईच ईयर ऑफ सर्विस के ईच ईयर ऑफ सर्विस में फ्लैट अमाउंट पे करते हैं. सम प्लान्स प्ले अ फ्लैट फॉर ईच एम्प्लॉय रिगार्डलेस ऑफ अर्निंग्स ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, यानी कि फ्लैट अमाउंट पे करते हैं ईच ईयर ऑफ सर्विस, या कुछ अपने ईच ईयर एम्प्लॉय को फ्लैट अमाउंट भी पे करते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर ईयर्स ऑफ सर्विस, यानी कि ईयर्स ऑफ सर्विस या अर्निंग्स को उसके सामने रख के नहीं डिसाइड करते बल्कि फ्लैट अमाउंट ही पे कर रहे होते हैं. Now, fundamentals of private retirement plan. Vesting includes refers to the employee's rights to the employer. अब क्या है? Vesting refers to the employee's rights to the employer contribution or benefit attributable to the contribution if employment terminates prior to retirement. अब vesting क्या मतलब है? Refers to the employee right on the employer's contribution or benefit attributable to the contribution if employee terminates prior to retirement. यानी कि उस employer contribution पे उसका benefit जो attributable है to the contributions, जो add होता है उसके contribution में, if employment is being terminated prior to retirement. A qualified defined plan must meet minimum vesting standards. A qualified defined benefit plan must meet a minimum vesting standard. Under cliff vesting, the worker must be 100% vested after 5 years of services. Under cliff vesting है the worker must be 100% vested. यानी क्या? Under cliff vesting a worker must be 100% vested after 5 years of service. यानी कि हम क्या कहेंगे उसे कि वर्कर मस्ट बी 100% राइट्स हैं उसके पास आफ्टर 5 years ऑफ सर्विस, के उसके पास पूरी की पूरी दे हैव 100% वेस्टेड आफ्टर 5 years ऑफ सर्विस, के आफ्टर 5 years ऑफ सर्विस उसके पास 100% वेस्टेड है. अंडर ग्रेडेड वेस्टेड क्या आ रही है हमारे पास? अंडर ग्रेडेड वेस्टिंग द वर्कर मस्ट बी 20% वेस्टेड बाय 3rd year ऑफ सर्विस. अंडर ग्रेडेड वेस्टेड क्या आ रहा है हमारे पास? अंडर graded vesting the worker must be 20% vested by 3rd year of service. यानी under the graded vesting क्या हमारे पास क्या आ जाए? Under the graded vesting the worker must be 20% vested, यानी कि वर्कर मस्ट बी 20% वेस्टेड बाय द 3rd year ऑफ सर्विस, यानी कि उसके राइट्स कितने बन चुके हैं? 20% होते हैं आफ्टर 3rd year, यानी वेस्टिंग कितनी होती है? 20%. एंड मिनिमम वेस्टिंग इंक्रीजेस अनदर 20% फॉर ईच ईयर अंटिल द वर्कर 100% एट ईयर 7, यानी हर ईयर उसकी 20% के हिसाब से फिर इंक्रीज कर रही होती है अंटिल द वर्कर रीच वेस्टेड टूवर्ड्स द एट द एंड ऑफ द
ओवरऑल क्या नाम है ईयर 7 यानी 7 में पहुंचता है तो वहां तक उसके पास 100% हो जाती है। तो दैट मींस मस्ट बी 20% थर्ड ईयर पे, फिर उसके बाद हर ईयर के साथ उसकी 20% में फर्दर इंक्रीज आती है, सो दैट दे कुड गेट ऑन द ईयर 7 100% वेस्टिंग बन जाती है। फास्टर वेस्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान टू एनकरेज ग्रेटर एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, ताकि वो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन को ग्रेटर लेवल पे आइडेंटिफाई कर सकें, ग्रेटर लेवल पे डिपेक्ट कर सकें, ग्रेटर लेवल पे देख सकें। Employer contribution must be 100% vested after 3 years. यानी employer contribution क्या होगा? Must be vested after 3 years. The employer must be 20% vested by second year. यानी अब क्या है? The employer must be vested by 20% in the second year of the term, and the minimum vesting increase by 20% each year until the 100% vested at year 6, यानी कि छठे साल तक 100% वेस्टिंग हो जाएगी at year 6 की, यानी छठे साल में उसके पास क्या होगी? 100% वेस्टिंग है जो उसके पास एग्जिस्ट कर रही होगी कि that much वेस्टिंग इज बीइंग यूज्ड, और इतनी ही वेस्टिंग हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, दैट मींस that much वेस्टिंग इज बीइंग रिक्वायर्ड। Fund withdrawn from the qualified plan before age 15 and a half are subject to 10% early distribution penalty. अब क्या होगा अगर आपका 60 इयर्स है, आपने 59.5 इयर्स पे आपने रिटायरमेंट क्वालिफाइड प्लान पे कर लिए, तो याद रखिए 10% अर्ली डिस्ट्रीब्यूशन पेनल्टी होगी। कितनी होगी? 10% अर्ली डिस्ट्रीब्यूशन पेनल्टी होगी। देयर आर सम एक्सेप्शन टू दिस रूल, फॉर एग्जांपल इफ डिस्ट्रीब्यूशन मेड बिकॉज एम्प्लॉय हैज क्वालिफाइंग डिसेबिलिटी, या अगर उसके पास क्वालिफाइंग डिसेबिलिटी आएगी तब उसमें एक्सेप्शन आ जाएंगी। Made and to an employee for medical care upon the amount allowable as medical expense deduction, यानी employee पे किया गया because of medical care, किसके लिए पे किया? Because of medical care up to the amount allowable as a medical expense deduction, यानी for the up to the amount allowable as a medical expense deduction की जितनी उसके पास medical expense deduction है हमने उसी के हिसाब से अलाउ किए। Pension contributions cannot remain in the plan indefinitely, यानी पेंशन कंट्रीब्यूशंस जो है कैनॉट remain in the plan indefinitely, जो पेंशन की कंट्रीब्यूशन है दैट कैनॉट remain in the plan indefinitely, कि वो indefinitely नहीं रहता। डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट स्टार्ट नो लेटर देन 1st April of the calendar year following year in which the individual attains age of 70 and a half, यानी कि उसी नेक्स्ट में अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा जैसे इंडिविजुअल अटेन करेगा एज कितनी? 70 and a half। इफ द पार्टिसिपेंट इज स्टिल वर्किंग द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिलेड, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन और डिले कर सकते हैं। द रूल डज नॉट अप्लाई फॉर IRS एंड रोथ IRS, यानी कि IRS के लिए नहीं होता, इंटरनेशनल रूथ एसोसिएशन में। फॉर 2009 द मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स आर टेम्परेरीली वेव्ड, यानी मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन जो रूल्स हैं आर टेम्परेरीली वेव्ड। फंडामेंटल्स ऑफ प्राइवेट रिटायरमेंट प्लान्स और कौन कौन से? मैनी क्वालिफाइड प्राइवेट पेंशन प्लान्स आर इंटीग्रेटेड विद सोशल सिक्योरिटी, मैनी क्वालिफाइड private plans are integrated with social security. Integration provides a method for increasing pension benefit for highly compensated employees without increasing the cost of providing benefit to lower paid employees. Employers must follow complex integration rule such as excess method, यानी क्या यूज करें? such as excess method. A top heavy plan is the retirement plan in which more than 60% of plan assets are in account attributed to key employees, यानी 60% जो है वो किसको allocate होता है? key employees को होता है। To retain its qualified status, a rapid vesting schedule must be used to for the non-key employees, यानी rapid vesting schedule will be used for the non-key employees। किसके लिए करेंगे? for non-key employees. Certain minimum benefits or contributions must be provided for non-key employees. Certain minimum benefits or contributions must be provided. Certain minimum benefits or contributions must be provided for non-key employees. Must be provided for non-key employees की, यानी हम कहेंगे minimum benefits और contribution है that must be provided for non-key employees की, that must be provided for non-key employees के, non-key employees के लिए that much benefit is being required, और इतना benefit हमारे पास होना चाहिए। टाइप्स ऑफ क्वालिफाइड रिटायरमेंट प्लान, अब हमारे पास क्या चीज आ रही? टाइप ऑफ क्वालिफाइड रिटायरमेंट प्लान्स के हमारे पास क्वालिफाइड रिटायरमेंट प्लान्स कौन कौन से? A wide variety of qualified plans are available. A wide variety of qualified plans are available today to meet the specific need of employer.
ये स्पेसिफिक नीड ऑफ एम्प्लॉयर्स को कैसे पूरा करेंगे? देयर आर डिफरेंट क्वालिफाइड प्लान्स दैट एग्जिस्ट. द टू बेसिक टाइप ऑफ प्लान्स आर डिफाइंड बेनिफिट प्लान एंड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान. कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास? डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स एंड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स. कि हमारे पास डिफाइंड बेनिफिट प्लान कितना है एंड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान हमारे पास कितना है. डिफरेंट रूल्स अप्लाइज फॉर ईच टाइप ऑफ प्लान. डिफरेंट रूल्स अप्लाइज फॉर टू ईच टाइप ऑफ प्लान. कि हमारे पास डिफरेंट रूल्स अप्लाई कर रहे हैं फॉर ईच टाइप ऑफ प्लान. कि ईच टाइप ऑफ प्लान में हमारे पास कितने रूल्स और कैसे रूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. दैट इज हाउ दे आर बीइंग इवैल्यूएटेड. तो दैट मींस डिफरेंट रूल्स अप्लाइज टू ईच टाइप ऑफ प्लान. कि हर टाइप ऑफ प्लान का डिफरेंट रूल्स है जो उस पर अप्लाई होता है और जिस पे अप्लाई होकर आगे चलता है. डिफाइंड बेनिफिट प्लान सबसे पहले आएगा. रिकॉल इज डिफाइंड बेनिफिट प्लान. The retirement benefit is known in advance. Retirement benefit क्या होता है? Known in advance, but the contribution vary depending on the amount needed to fund desired benefit. लेकिन contribution vary कर रहा होता है depending on the amount needed. Depending on the amount needed to fund the desired benefit. The amount needed to fund the desired benefit. That means it's being varied. Plan typically pay benefit based on one unit benefit policy. Plan typically pay benefit based on one unit benefit formula. यानी किस पे बेस करता है वो? Typically pay benefits based on unit benefit formula. Firm may give an employee past service credit for prior service. The firm may give an employee past service credit. यानी कि the firm जो कि that can give employee past service credit for prior service. The worker retirement. The workers रिटायरमेंट बेनिफिट इज गारंटी. अब वर्कर्स रिटायरमेंट बेनिफिट, जो वर्कर्स का जो रिटायरमेंट बेनिफिट है, क्या है हमारे पास? रिटायरमेंट बेनिफिट है. दैट इज बीइंग वर्कर्स रिटायरमेंट बेनिफिट इज गारंटी. के इतना उसे रिटायरमेंट बेनिफिट लाजमी मिलेगा, यानी इतना उसके पास रिटायरमेंट बेनिफिट मस्ट एग्जिस्ट करेगा. द इन्वेस्टमेंट रिस्क फॉल्स ऑन द एम्प्लॉयर. तो इन्वेस्टमेंट रिस्क किस पे फॉल करता है? दैट इज ऑन द एम्प्लॉयर. कि एम्प्लॉयर के ऊपर ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट रिस्क फॉल करता है. These type of plans have declined in relative importance. यानी these type of plans की जो importance है वो relatively decline कर गई है in relative importance में, because they are more complex and expensive to administer than defined contribution plan. Because they are more complex, वो क्या है? More complex है and expensive to administer than defined contribution plan. यानी कि ये expensive भी हैं to administer than defined contribution plans. कि वो expensive भी हैं to administer देन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान. कि वो एक्सपेंसिव टू एडमिनिस्टर भी हैं और साथ ही कहने में एज कंपेयर टू डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान दैट आर बीइंग एक्सपेंसिव टू एडमिनिस्टर. क्या है वो? एक्सपेंसिव टू एडमिनिस्टर है. नाउ contributions to defined benefit plans are limited. For 2009, the maximum annual benefit is limited to 100% of the worker's average compensation for 3 highest consecutive years, or 195, whichever is lower. अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? The worker's average compensation for 3 highest consecutive years. यानी 3 highest consecutive year में जो workers की compensation रही है वो या $195,000, whichever is lower. जो lower होगा that is we are going to see as a defined benefit plan. क्या कहेंगे उसे हम? That are known to be as a defined benefit plan. यानी ये हमारा the maximum annual compensation that can be counted in contribution or benefit formula for all plan is $245,000. यानी maximum annual compensation that can be counted in contribution or benefit formula that could be counted in in contribution of benefit formula for all plans is $245,000. कितना है ये? $245,000. यानी ये हमारे पास वैल्यूएशंस आ रही हैं. Defined benefit plans are there. The defined benefit amount can be based on carrier earnings or final average pay. यानी carrier is average earning भी हो सकती है और final pay भी हो सकती है. Formula includes unit benefit formula consider both earnings and years. Flat percentage of annual earning, flat dollar amount for each years of service and flat dollar amount for all employees. अब यहाँ पे क्या हुआ? Flat percentage of annual earning हो जाए, यानी क्या हो जाए? Flat percentage of annual earning लेने. Flat amount for each year of service, यानी flat amount हो for each year of service and flat dollar amount for all employees. यानी हमारे पास क्या हो? फ्लैट डॉलर अमाउंट एग्जिस्ट कर रही हो फॉर ऑल एम्प्लॉइज. यानी ये देखें हमारे पास फार्मूलाज, ये तीनों चीजें, ये चारों हमारे पास क्या है? दीज आर बीइंग फार्मूला टू कैलकुलेट अ डिफाइंड बेनिफिट प्लान. क्या कैलकुलेट करना है हमने? दैट इज ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान. कि ये हमारे पास वैल्यू है और ये हमारे पास डिफाइंड बेनिफिट प्लान एग्जिस्ट करता है. यानी दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू एवेल्युएट और डिफाइन द बेनिफिट प्लान. कि हमने बेनिफिट प्लान को किस तरह से और कैसे डिफाइन करके आगे लेकर चल रहे हैं. दैट हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन एंड हाउ
वी आर गोइंग टू वैल्यू इट। तो दैट मीन्स फ्लैट डॉलर अमाउंट भी आ गई है और फ्लैट अमाउंट फॉर ऑल एम्प्लॉइज भी एग्जिस्ट करी, यानी क्या फ्लैट अमाउंट फॉर ऑल एम्प्लॉयज के सारे एम्प्लॉयज के साथ हमारे पास क्या है, दैट इज ऑफ फ्लैट अमाउंट के फ्लैट अमाउंट हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, यानी फ्लैट अमाउंट के साथ साथ ही हम आगे लेकर उसे चल रहे हैं। दैट मीन्स हाउ मच वी आर गोइंग टू बी ऑन द फ्लैट डॉलर अमाउंट फॉर ऑल एम्प्लॉयज। द पेंशन बेनिफिट गारंटी कॉर्पोरेशन, यानी क्या है, हमारे पास अब पेंशन बेनिफिट गारंटी कॉर्पोरेशन भी एग्जिस्ट करती है। कौन सी, ये PBGC, यानी पेंशन बेनिफिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज अ फेडरल कॉर्पोरेशन that guarantees the payment of vested benefit to certain limit if private pension plan is terminated। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वो आपके vested interest को बचा रहा है। क्या कर रहा है, वो आपके vested interest को बचा रहा है, और vested interest आपका जैसे बच रहा है उसी के हिसाब से चल रहा है। तो that is the pension benefit guarantee corporation is a federal corporation। वो क्या है, एक फेडरल कॉर्पोरेशन है that guarantees the payment of a vested benefit। जो क्या गारंटी करती है, that the guarantees the payment of the vested, की vested की पेमेंट इतनी होनी चाहिए to certain limit if private plan is being terminated। जो गारंटी कर रही थी, यानी आपकी हिफाजत कर रही होती है आपके vested interest को। For plans terminated in 2009 the maximum guaranteed pension at age of 65 is 4500 per month। Many traditional defined benefit plans are substantially underfunded at the present time। बहुत सारे traditional defined benefit plans हैं, क्या हैं, traditional defined benefit plans हैं, are substantially underfunded at the present time। जो अभी at this time अंडरफंडेड है एट द प्रेजेंट टाइम, जो अभी प्रेजेंट टाइम के हिसाब से थोड़े से क्या है, अंडरफंडेड है, यानी अंडरफंडेड में एग्जिस्टेंस रख रहे हैं। तो दैट इज नोन टू बी एज योर डिफाइंड बेनिफिट, यानी कि डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स में वो अंडरफंडिंग एग्जिस्ट कर रही है, अंडरफंडेड है, जो ऑलरेडी अंडरफंडेड आपके पास नजर आ रहे हैं। नाउ डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स में क्या आ रहे हैं, यहाँ पे कैश बैलेंस प्लान आ रहा है। क्या आ रहा है हमारे पास, cash balance plan is defined as a defined plan in which the benefits are defined in terms of hypothetical account balance। क्या कहते हैं उसे हम, the cash balance plan is defined benefit balance plan। क्या है वो हमारे पास, cash balance plan is defined balance plan in which the benefits are defined in terms of hypothetical account balance। अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो, a cash balance plan is a defined benefit plan in which benefits are defined in terms of hypothetical account balance। किस में डिफाइंड होता है, hypothetical account balance। actual retirement benefit will depend on the value of participant account at retirement, यानी कि actual retirement benefit will be depend on वैल्यू ऑफ द पार्टिसिपेंट अकाउंट एट रिटायरमेंट, कि उस अकाउंट का जो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ हाइपोथेटिकल अकाउंट था उसका एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कितनी वैल्यू है, उसकी बेस पे हम कहेंगे कैश बैलेंस प्लान। ईच ईयर पार्टिसिपेंट हाइपोथेटिकल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद अ पे क्रेडिट विच इज रिलेटेड टू कंपनसेशन एंड एनी इंटरेस्ट क्रेडिट, यानी हाइपोथेटिकल अमाउंट को ईच मंथ में, यानी ईच ईयर हम लोग एक सर्टेन अमाउंट से क्रेडिट कर देते हैं, पे क्रेडिट विच इज रिलेटेड टू कंपनसेशन, किससे रिलेट करता है, कंपनसेशन से, एंड इंटरेस्ट क्रेडिट, किससे रिलेट कर रहा है, कंपनसेशन एंड इंटरेस्ट क्रेडिट। द एम्प्लॉयर बियर्स द इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रियलाइज एनी इन्वेस्टमेंट गेन, यानी एम्प्लॉयर बियर्स द इन्वेस्टमेंट रिस्क, एम्प्लॉयर बियर कर रहा है इन्वेस्टमेंट रिस्क को, एंड रियलाइज एनी इन्वेस्टमेंट गेन, और साथ ही रियलाइज भी कर रहा है कि इज देयर एनी इन्वेस्टमेंट गेन जो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट रिस्क भी लेके आ रहा है और रियलाइज भी कर रहा है इज देयर एनी इन्वेस्टमेंट गेन्स। मेनी एम्प्लॉयर्स हैव कन्वर्टेड ट्रेडिशनल डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स टू कैश बैलेंस प्लान, यानी कि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ने ट्रेडिशनल प्लान्स को चेंज करके किसमें ले लिए, कैश बैलेंस प्लान में ले गए। किसमें ले गए, कैश बैलेंस प्लान, टू होल्ड डाउन पेंशन कॉस्ट। किसको करना है हमने, होल्ड डाउन पेंशन कॉस्ट, किसको करना है हमने, पेंशन कॉस्ट को हमने कम करना है या उसे हमने रिडक्शन की तरफ लेकर आना है। तो दैट मीन्स टू होल्ड डाउन पेंशन कॉस्ट, पेंशन कॉस्ट हमारे पास ज्यादा बड़ी ना आए, ज्यादा वैल्यू पे ना आए। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स आ रहे हैं। इन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स द कंट्रीब्यूशन रेट इज फिक्स्ड by an actual retirement benefit is variable, यानी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में कहा था कंट्रीब्यूशन रेट इज फिक्स्ड बाय एक्चुअल रिटायरमेंट बेनिफिट इज वेरिएबल, यानी कि जो आपके पास कंट्रीब्यूशन रेट है फिक्स है, लेकिन कंट्रीब्यूशन रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो है वो क्या है हमारे पास वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल मनी परचेज प्लान इज एन अरेंजमेंट इन विच ईच पार्टिसिपेंट हैज एन इंडिविजुअल अकाउंट एंड द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी कि उसका हर एक का इंडिविजुअल अकाउंट होता है
and the employer contribution is fixed percentage to participant compensation, is a fixed percentage of a participant compensation. Employer की contribution जो होती है वो fixed percentage of participant compensation कि उसी compensation की fixed percentage को use करता है. Contribution to defined contribution retirement plan are limited. यानी contributions to defined contribution retirement plans are limited. यानी contributions जो होते हैं to defined contribution plan retirement plans यानी contribution to defined contribution retirement plans are limited. यानी कि जो हमारे पास उसके लिए for 2009 maximum annual contribution to the defined contribution plan is 100% of earning or $49,000 whichever is lower. यानी कि 100% ऑफ अर्निंग ले लें या आप उस 49,000 whichever is lower is the known to be as an annual contribution. Worker age 50 or older can make an additional catch-up contribution of $50,000 per year. यानी कि वो जिसकी एज 50 से ऊपर है वो एडिशनल कैचअप कंट्रीब्यूशन कर सकता है, वो भी किसके इक्वल $50,000 पर ईयर. कितने हिसाब से? $50,000 पर ईयर के हिसाब से वो एडिशनल कैचअप कर सकता है. Now, most newly installed qualified retirement plans are defined contribution. Most newly installed qualified retirement plans are defined contribution plan. Cost to employer is lower because they do not grant past service credits. Cost इसलिए कम पड़ती है एम्प्लॉयर को कि उन्होंने पास सर्विस क्रेडिट का they are not going to grant any past service credit कि कोई पास सर्विस का उन्हें क्रेडिट नहीं देना पड़ता. Disadvantages to employee include. Disadvantages क्या है एम्प्लॉयज की? That is, employee can only estimate their retirement benefit. Employees can only estimate their retirement benefit. Investment losses are borne by employee. Investment losses are borne by employee. The disadvantages to the employee include employees can only estimate their retirement benefit. क्या कर सकते हैं वो? Employees can only estimate their retirement benefit. कि employees जो हैं वो they have only estimate their retirement benefit कि उन्होंने employees ने क्या किए? अपना retirement benefit estimate किया. Investment losses are borne by employee. Investment losses are borne by the employee. कौन कर रहा है investment losses को borne? These are borne by employees. Some employees do not understand the factor to consider in choosing investment. Some employees do not understand the factors to consider in choosing investment. यानी some employees जो है वो understand नहीं करते the factors to consider, जिन factors को consider करें in choosing the investment. कि हम कहेंगे in choosing the investment किन किन चीजों को हमने सामने रखना है. So that means some employees जो है that do not understand the factors to consider in choosing investment. कि क्या क्या factors को देखना चाहिए when we are going to choose the investment. कि जब हमने क्या करना हो investments को choose करना हो और किस तरह से हमने उसे आगे लेकर चलना है. तो दैट मीन्स वी हैव टू सी द फैक्टर्स टू कंसीडर इन चूजिंग द इन्वेस्टमेंट कि हमने क्या क्या चीजों को देखना है और तब व्हेन वी आर गोइंग टू चूज द इन्वेस्टमेंट और किस तरह से हमने इन्वेस्टमेंट्स को चूज करना और किस तरह से उन्हें आगे लेकर जाना है. प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स आते हैं, कुछ आ रहे हैं जिसमें हम कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स. क्या कहते हैं उसे हम? प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स. Profit sharing plans is defined contribution plan in which employer contributions are typically based on firm's profit. यानी कि वो plans जिसमें employers की contribution that is totally based on the firm profit. किस पे बेस कर रहा होगा? firm profit पे. There is no requirement that the employer must actually earn any profit to contribute the plan. There is no requirement that the employer must actually earn the profit to contribute to the plan. कि वो contribute कर रहे हो plan को, there must be a contribution to the employer must contribute earnings must actually earn to profit must actually earn a profit to contribute to a plan कि क्या करे वो contribute to the plan की तरफ जाए. The plan encourages employees to work more efficiently. The plan encourages the employees to work more efficiently. This plan ये definitely ये plan किस तरफ लेके जा रहा है ताकि वो अगर efficiently work करेंगे तो obviously firm profit की तरफ जाएगी. Funds are contributed to the employees at retirement, death, disability, termination of employment only the vested portion or after a fixed number of years. यानी अब क्या है? Funds are distributed to the employee at retirement, death or any disability or termination of employees only the vested portion और termination of employee पे सिर्फ vested portion मिलेगा और after a fixed number of years उसे complete retirement benefit मिलेगा. यानी अगर पहले जाएगा तो vested interest मिलेगा और बाकी अगर full time होगा तो fixed number of years के लिए उसे मिलेगा. For 2009 the maximum employee tax deductible contribution is limited to 25%. And the maximum employee tax deductible contribution is limited to 25% of the employee compensation
और $49 per 1000 विच एवर इज लेस, यानी कि वो क्या कहेगा, द मैक्सिमम एम्प्लॉय टैक्स डिडक्टेबल कंट्रीब्यूशन इज लिमिटेड टू 25% ऑफ द एम्प्लॉयज कंपनसेशन, यानी 25% ऑफ एम्प्लॉयज कंपनसेशन या $49,000 विच एवर इज लेस, तो वो आपके पास क्या होगी, दैट इज नोन टू बी एज योर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। क्या कहलाएगी वो, कि ये हमारे पास क्या है, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की तरफ हम लेकर इसे जा रहे हैं। रिटायरमेंट प्लान फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयड, कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनकी हमने रिटायरमेंट कैसे करनी है, उनके रिटायरमेंट प्लान्स को हमने कैसे सामने लेकर आना है, हाउ वी आर गोइंग टू इवेलुएट देयर रिटायरमेंट प्लान्स फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस। रिटायरमेंट प्लान्स फॉर द ओनर ऑफ द unincorporated business firms are commonly called QOC plans, यानी retirement plans for the owner of the unincorporated business firms are known as a QOC plans। क्या कहते हैं इसे हम, QOC plans। Contribution to the plan are income tax deductible upon a certain limit। Contribution to plans are often income tax deductible। क्या होते हैं वो, income tax deductible up to certain limit, क्या कहेंगे उसे हम, certain limit तक डिडक्शन लेंगे। इन्वेस्टमेंट इनकम अक्यूमुलेट्स ऑन टैक्स डिफर्ड बेसिस, यानी इन्वेस्टमेंट इनकम अक्यूमुलेट्स, इन्वेस्टमेंट इनकम क्या होती है, वो अक्यूमुलेट हो रही होती है ऑन अ टैक्स डेफर्ड बेसिस, किस बेसिस पे, ऑन अ टैक्स डेफर्ड बेसिस। अमाउंट डिपॉजिटेड एंड इन्वेस्टमेंट अर्निंग्स आर नॉट टैक्स्ड अंटिल द फंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी अमाउंट डिपॉजिटेड एंड इन्वेस्टमेंट अर्निंग्स, क्या कि अमाउंट डिपॉजिट भी कर रहे हैं आपने एंड इन्वेस्टमेंट अर्निंग्स आर नॉट टैक्स्ड, यानी डिपॉजिटेड अमाउंट डिपॉजिटेड एंड इन्वेस्टमेंट अर्निंग्स आर नॉट टैक्स्ड अंटिल फंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, कि तब तक टैक्स नहीं होगा जब तक वो फंड्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएंगे। द मैक्सिमम एनुअल कंट्रीब्यूशन इनटू डिफाइंड कंट्रीब्यूशन QOC प्लान इज लिमिटेड टू 20% ऑफ नेट अर्निंग आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग हाफ ऑफ द सोशल सिक्योरिटी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स। अब यहाँ क्या हो रहा है, हाफ ऑफ द सोशल सिक्योरिटी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स इज ऑल्सो बीइंग देयर, तो कह रहा है द मैक्सिमम एनुअल कंट्रीब्यूशन इनटू अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन QOC प्लान इज लिमिटेड टू 20%। अब क्या है वो, एनुअल कंट्रीब्यूशन कितना, 20% ऑफ नेट अर्निंग्स, यानी 20% ऑफ नेट अर्निंग्स होगी, ठीक है ना, और नेट अर्निंग्स आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग हाफ ऑफ द सोशल सिक्योरिटी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स, यानी कि हाफ ऑफ द, जिसमें से हाफ ऑफ द सोशल सिक्योरिटी जो होगी वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स हो जाएगी। फॉर 2009 if the plan is defined benefit plan, self-employed income individual can fund for maximum annual benefit equals to 100% of average compensation for 3 years highest consecutive years of a compensation and $195,000 whichever is lower। कि अगेन इसमें वही है जो ऑलरेडी था फॉर 2009 में, और वही है कि 195 या डिफाइंड हाईएस्ट कंसेक्टिव ईयर्स की जो आपकी कंपनसेशन है विच एवर इज लोअर दैट वुड बी सिलेक्टेड आइदर 195,000 और दैट कंसेक्टिव ईयर आपके पास इनकम जो कंपनसेशन एवरेज आ रही हैं, तो विच एवर इज लोअर दैट वुड बी सिलेक्टेड एज अ कंपनसेशन। रिटायरमेंट प्लान फॉर अ सेल्फ एम्प्लॉयड, आगे आ रहे हैं। सम रिक्वायरमेंट्स फॉर QOC प्लान्स इंक्लूड all employees at least age 21 and with 1 year of service must be included, ये भी included है for self employed भी also, ठीक है। certain annual reports must be filed with the, अब ये न्यू है, annual reports भी आपने रखनी है फिर अपने बिजनेस की, जिधर आप self employed है। special top heavy rule must be left, यानी कि जो special top heavy rules हैं that must be met, कि जो हैवी टॉप हैवी रूल्स है दैट मस्ट बी मेट, अगर वो नहीं होगा तो देन देयर इज नॉट द केस। एंड इंडिविजुअल 401 की, अभी ये मैंने उस टाइम बात की, 401 के रिटायरमेंट प्लान कंबाइंस अ प्रॉफिट शेयरिंग प्लान विद द इंडिविजुअल 401 के प्लान। अब ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये सेक्शंस हैं दैट इज ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। टैक्स सेविंग आर सिग्निफिकेंट, टैक्स सेविंग्स क्या है आपके पास, सिग्निफिकेंट है। द प्लान इज लिमिटेड टू सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, द प्लान कहां पे लिमिटेड है, दैट इज लिमिटेड टू सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल और बिजनेस ओनर्स विद नो एम्प्लॉइज अदर देन स्पाउस, यानी द प्लान इज लिमिटेड टू सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स। वो क्या है, द प्लान जो है वो लिमिटेड कहां तक है, दैट इज टुवर्ड्स द सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, के सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स तक लिमिटेड है। एंड और बिजनेस ओनर विद नो एम्प्लॉइज अदर देन स्पाउस, यानी ये प्लान तब है जब सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है और बिजनेस ओनर विद नो स्पाउसेस, कोई भी स्पाउसेस नहीं है। फॉर 2009 द प्लान अलाउज अ मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ 25% ऑफ कंपनसेशन, कितना अलाउ किया, 25% ऑफ कंपनसेशन। टोटल प्रॉफिट शेयरिंग कंट्रीब्यूशन एंड सैलरी डेफरल्स फॉर एनी इंडिविजुअल अंडर एज ऑफ 50 कैन नॉट एक्सीड 49,000, कि जो भी आपके पास सैलरीज हैं या प्रॉफिट शेयरिंग है 49,000 से एक्सीड नहीं करेगा। अगर 49,000 से एक्सीड करेगा देन 49,000 विल बी यूज्ड एज अ कंट्रीब्यूशन, के वो क्या यूज किया जाएगा, एज अ कंट्रीब्यूशन। नाउ सिंप्लीफाइड एम्प्लॉय पेंशन, अब क्या रही है हमारे पास, सिंप्लीफाइड एम्प्लॉयड पेंशन SEP यानी SEP कहते हैं जिसे, इज अ रिटायरमेंट प्लान इन विच एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स टू एन IRA एस्टैब्लिश्ड फॉर ईच एलिजिबल एम्प्लॉइज, यानी कि वो
जितना भी है इंटरनेशनल रिटायरमेंट एसोसिएशन जितनी भी हैं वो क्या कहता है, इज अ रिटायरमेंट प्लान इन विच एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स टू IRA एस्टैब्लिश फॉर ईच इंडिविजुअल एम्प्लॉइज एलिजिबल एम्प्लॉइज, यानी कि एम्प्लॉयर IRA को देता है फॉर ईच एलिजिबल एम्प्लॉइज। द एनुअल कंट्रीब्यूशन लिमिट्स आर सब्सटेंशियली हायर, यानी कि कंट्रीब्यूशन लिमिट्स जो होती हैं वो दे आर सब्सटेंशियली हायर। Popular with smaller employer because they involve minimum paperwork. Popular with small employers, ये ज्यादातर उनके लिए है कि because they are for small employers ज्यादातर इसकी यूज करें because they require minimal paperwork, के ज्यादा paperwork नहीं करना पड़ता। In SEPIRA, the employer contributes to an IRA owned each employee, यानी कि किसको contribute कर रहा था, IRA owned by each employee, must cover all workers who are at least age of 21 and have worked at least 3 years of the past 5 years, यानी क्या हो, must cover all workers who have at least age कितनी हो, 21 हो और at least 3 years काम किया हो in past 5 years. In 2009, the maximum annual tax deductible contribution is 25% and the annual compensation is $49%, whichever for $49,000, whichever is less. जो कम होगा that would be a betterment one. Simple retirement plans further. Small employers are eligible to establish a savings, यानी small employers are eligible to establish a savings, incentive match plan for employee or a simple plan, यानी incentive match plan for employees क्या है, limited to employers that employ 100 or few employees do not maintain another qualified plan, यानी क्या होगा, लिमिटेड टू एम्प्लॉयर्स दैट एम्प्लॉय 100 और फ्यूर एम्प्लॉयज, यानी कि लिमिटेड टू एम्प्लॉयर्स किससे एम्प्लॉय होगा, लिमिटेड टू एम्प्लॉयर्स दैट एम्प्लॉय 100, यानी कि लिमिटेड टू एम्प्लॉयर्स हैं दैट एम्प्लॉय 100 और फ्यूर एम्प्लॉयज, यानी कि लिमिटेड टू एम्प्लॉयर है दैट एम्प्लॉय 100 और फ्यूर एम्प्लॉयज, यानी कि एम्प्लॉयज दैट एम्प्लॉय 100 और फ्यूर एम्प्लॉयज डू नॉट मेंटेन अनदर क्वालिफाइड प्लान, कोई और क्वालिफाइड प्लान वो मेंटेन नहीं करते। स्मॉलर एम्प्लॉयज आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम मोस्ट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स दैट अप्लाइज टू क्वालिफाइड प्लान, यानी वो इसमें से एक्सक्लूडेड होते हैं। कैन बी स्ट्रक्चर्ड ऑन IRA 401k प्लान। फॉर 2009 एलिजिबल एम्प्लॉयज कैन elect to contribute 100% of compensation up to a maximum 11,500. And for 2000 eligible employees can elect to contribute up to 100% of compensation, यानी 100% compensation or up to a maximum of 11,500. The employer can contribute in one of the two way, यानी employer can contribute to one of the two way. Under matching option, employer matches the employee contribution on a dollar for dollar basis up to 3% of the employee's compensation subject to maximum limit. Under a non-elective contribution, the employer must contribute 2% compensation for each eligible employee subject to maximum limit. कि ये हमारे पास कहाँ पे होगी? That is on the maximum limit. Funding agencies and funding instrument कौन-कौन से exist कर रहे हैं, that we are going to see. The funding agency is a financial institution that provide the accumulation or administration of funds that will be used to pay compensation, यानी ये वो इंस्टीट्यूशन है जो आपके पास that is used to pay pension benefit, that is known to be as a funding agency. The plan is called a trust fund plan. Plan क्या कहलाता है? The plan is called a trust fund plan if it is administered by a commercial bank or an individual trustees. The plan is called trust fund plan. क्या कहलाता है प्लान? ट्रस्ट फंड प्लान कहलाता है इफ इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय अ कमर्शियल बैंक, कि कौन इसे एडमिनिस्टर कर रहा है? कमर्शियल बैंक एडमिनिस्टर कर रहा है और इंडिविजुअल ट्रस्टी इसे लेके आ रहा है। कौन लेके आ रहा है इसे? इंडिविजुअल ट्रस्टी इसे लेके आ रहा है। तो दैट इज द प्लान इज कॉल्ड अ ट्रस्ट फंड प्लान। क्या कहते हैं उसे हम? प्लान इज कॉल्ड trust fund plan if it is administered by a commercial bank, if it is administered by a commercial bank or individual trustees, yani the plan is called trust fund plan, and if it is administered by commercial bank or individual trustees. And if the funding agency is a life insurer, the plan is called insured plan. The funding agency कौन life insurer, तो कहेंगे जी ये the insured plan है. And if both funding agencies are used, then plan is called split funded plan. क्या कहलाता है वो? split funded plan. The funding instrument is a trust agreement or an insurance contract that states the term under which funding agency will accumulate, administer and disperse the pension fund. यानी कितने अरसे बाद in which funding agency will accumulate, administer and disperse the fund, कि accumulate करेगी, administer करेगी and disperse the funds, कि funds को further disperse out भी कर रही होगी कि कितनी हमने dispersions देनी है. Funding agencies and funding institutions. Under a trust fund plan, all contributions are deposits with trustee. यानी क्या होगा? Under a trust fund plan, all contributions are deposit with a
trustees, यानी सारे के सारे कहाँ पे होगा, all contributions are deposited with the trustee who invests the funds according to the trust agreement, who invests the fund according to the trust agreement, यानी कि that trust fund all contribution deposit with the trustee who invest fund according to the trust agreement. The trustee do not guarantee the adequacy of fund and the principal itself interest rate. The separate instrument investment account is a group pension product, यानी separate investment account is a group pension product. क्या है वो group pension product है with the life insurance, with the life insurance company. The plan administrator can invest in one or more of the separate account offered by insurer. The plan administrator can invest in one or more of the separate accounts, यानी कि the plan administrator can invest in one or more of the separate accounts offered by insurer. These accounts are popular because pension contribution can be invested in a wide variety of instruments. यानी कि these accounts are popular, ये अकाउंट नॉर्मली पॉपुलर होते हैं बिकॉज पेंशन कंट्रीब्यूशंस कैन बी इन्वेस्टेड, यानी पेंशन कंट्रीब्यूशंस जो हैं दैट कैन बी इन्वेस्टेड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट. कहाँ हो सकते हैं, वाइड वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट में, इंक्लूडिंग स्टॉक फंड्स, बॉन्ड फंड्स एंड सिमिलर इन्वेस्टमेंट. यानी कि इन जगह पे इन्वेस्ट कर दें कि स्टॉक फंड्स में लगा दें, बॉन्ड फंड्स या सिमिलर इन्वेस्टमेंट में ले जाएं. द गारंटीड इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट GIC इज एन अरेंजमेंट in which the insurer guarantees the interest rate for a number of years on a lump sum deposit. यानी कि arrangement in which the insurer guarantees the interest rate for a number of years on a lump sum deposit. These contracts are popular with employers because of interest rate guarantees and protection against the loss of principal. यानी कि interest rate guarantee है जिससे हमारा loss of principal बच जाता है. An investment guarantee contract is a similar to GIC. An investment guarantee contract is similar to GIC except that the insurer receives the pension fund over a number of years. अब क्या कर रहा है वो, the investment guarantee contract in a similar to GIC, किससे वो GIC except that the insurer receives the pension fund over a number of years. यानी वो कितने क्या होगा, इंश्योरर जो है वो रिसीव करेगा नंबर ऑफ पेंशन फंड ओवर नंबर ऑफ ईयर एंड गारंटीड इंटरेस्ट रेट फॉर अ लेटर ईयर इज ओनली प्रोजेक्टेड रेट एंड द गारंटीड इंटरेस्ट रेट फॉर अ लेटर ईयर्स, यानी गारंटीड इंटरेस्ट रेट हो फॉर लेटर ईयर्स इज ओनली अ प्रोजेक्टेड रेट. दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर अपीलिंग टू एम्प्लॉयर्स who expect interest rates to rise in future. यानी these contracts are appealing to employers, ये क्या है, appealing to employers हैं who expects interest rate to rise in future. यानी कि these contracts are appealing to employers, यानी ये contracts हैं appealing है employers के लिए, who expects interest rate to rise in future, कि वो expect कर रहे हैं interest rate to rise in future, कि future में interest rate आपका rise हो जाए. Next, now we are moving towards the social security retirement benefit. The level of retirement income that can be expected from social security, यानी कि level of retirement income that is can be expected from social security depends on many factors. The age of an individual elect to begin receiving benefit, age कितनी है ताकि वो अपना benefit receive करे. The number of years he or she worked in employment subject to social security taxes. The wages earned in such employment, कि कितनी wages earn की हैं employments में. The age at which retires can begin collecting their full retirement. अब क्या हो रहा है यहाँ पे, the age at which retirees can begin collecting their full retirement benefit, यानी किस एज में वो अपनी retirement benefit full कहते हैं full लेना शुरू करता है. Amount as historically being 65. However, this age is gradually increasing and is scheduled to reach 67 for this born 1960 or later. तो यहाँ पे टेबल देखिएगा. अब टेबल में वो क्या बता रहा है, यहाँ पे कह रहा है ईयर ऑफ बर्थ है, रिटायरमेंट एज 65 2 months, 65 4 months, 65 8 months, 10 months, यानी ये क्या है यहाँ पे हमारे पास आ रहा है दैट इज 66 आ गया. यानी ये सारी की सारी देखें ओवर द ईयर्स क्या है, रिटायरमेंट एज नहीं है कि महीनों के हिसाब से बढ़ती जा रही है, महीनों के हिसाब से यहाँ पे भी बढ़ती जा रही है. तो दैट मीन्स दैट रीचेज ऑलमोस्ट, उसके बाद 67 ईयर्स पे आ जाएगी बिकॉज दैट इज ऑन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेसिस. किस बेस पे होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के आप कितनी लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हो और कितनी लाइफ को एक्सपेक्ट करके आगे लेकर जा रहे, दैट हाउ दीज लाइफ एक्सपेक्टेंसीज आर बीइंग मेड. Social Security retirement benefit. Workers retiring at the Social Security normal retirement age after a lifetime or full-time employment at a salary equals to OSDI wages can now expect to receive benefit of approximately 25% of what they have earned just before requirement. यानी कि expect to receive benefit of approximately of 25% of what they have just earned before retirement. कि before retirement उन्होंने क्या earn किया था. Worker with lower earnings, क्या हो गया यहाँ पे, workers
with lower earning history can expect a benefit that is relatively higher relationship to prior earning. अब क्या हुआ, workers with lower earning history, यानी workers वो हों that have a lower earning history can expect benefit, क्या कर सकते हैं, can expect a benefit that is relatively higher, यानी कि workers with lower earning history can expect a benefit that is relatively higher in relationship to prior earning. वो expect कर सकते हैं कि that would go a higher benefit than their earning in the in their earnings, यानी कि मतलब मीन्स क्या कह रहे हैं, अर्निंग हिस्ट्री एंड कैन एक्सपेक्ट बेनिफिट दैट इज रिलेटिवली हायर, जो बेनिफिट है वो दैट इज रिलेटिवली हायर इन रिलेशनशिप टू प्रायर अर्निंग, कि दैट इज रिलेटिवली हायर साइड पे इन रिलेशनशिप टू प्रायर अर्निंग. किससे रिलेटेड है, दैट इज रिलेशनशिप टू प्रायर अर्निंग. वर्कर्स कैन रिटायर अर्लियर देन देयर सोशल सिक्योरिटी नॉर्मल रिटायरमेंट एज, वर्कर्स जो है वो रिटायर हो सकते हैं देन देयर सोशल सिक्योरिटी नॉर्मल रिटायरमेंट एज, किससे, सोशल सिक्योरिटी नॉर्मल रिटायरमेंट एज से, बट देयर benefit will be relatively lower than that would be otherwise be case, but their benefit जो होते हैं वो relatively lower होते हैं than would otherwise be is the case, यानी कि other case में उसके benefit different होते हैं. Relationship of work history and to benefit amount. Social security retirement benefit are based on average earnings in a employment subject to social security tax. The period of computing average earning begins with the year 1950 on the year in which the individual reaches age 22 and it ends in the year before the individual attains 62. The actual earning during this period are adjusted to the change and average wage level. The resulting figure is called indexed monthly earnings. क्या कहेंगे, indexed monthly earning. For this number is calculated the primary insurance amount PIA on which all retirement benefits are based. The formula for transforming the AMI into PTI is intentionally designed to weight the lower earnings more than higher earnings. Benefits payable to the retired worker, के benefits कितने payable हैं retired worker को, the initial monthly social security benefits for the retired worker equal to the person's PIA if he or she begins receiving the benefit of social security normal retirement age. Many retirees elect to begin collecting benefit before that age. However, age 62 is the earliest date at which the benefit may begin. The actual reduction is 0.55% occurs in each of the first 36 months that the worker retires early. यानी इतनी 0.55% जो आपने क्या नाम है उसे reductions करनी है if they retire early, जब वो retire earlier, plus an additional 0.4617% for each additional month early. This reduced benefit will continue to be payable even after early retirement reaches to normal retirement age. ये तब मिलेगा जब आपके पास early retirement से आप पहुंच जाएं किस age पे, actual retirement age में. Benefit for workers who delay benefit until after the normal retirement age are also adjusted. Now the increase for each month late, यानी increase कितना each month को, that is being on the later side. It is also possible to receive social security retirement benefit without totally exiting the workforce, but limits are placed on how younger retirees, those under social security normal benefit retirement age, may earn before a reduction in social security benefit is triggered. Can earn up to $11,640 per year without penalty. Can earn for $11,640 per year without penalty. For earnings exceeding this limit, the worker's social security benefit is reduced by $1 for every $2 in wages. यानी कि for earnings exceeding this limit, earnings जितनी भी हैं that exceeding this limit, the worker's social security is reduced by $1 for every $2 in wages. Once retirees reach their social security normal retirement age, they may earn an unlimited amount of income and still collect social security benefit to which they are entitled. Only earned incomes is counted. Funds received from investment, pension and interest are not considered in applying the retirement test. यानी ये सब चीजें consider नहीं होंगी when applying the retirement test. Benefits payable to the retired worker. After the individual begins receiving retirement benefit, these benefits are automatically increased annually for the change in cost of living, measured by consumer price index, वही measure करा होता है, and published by the laborers. Benefits payable to spouses and children. There are benefits that is payable to spouses and children. The retirement workers' spouses and dependent contribution may be entitled to social security benefit based on the worker's earning. The benefit amount for the spouse who has attained the normal retirement age % of the worker's PI. However, the spouses can elect to collect as early as the age of 62 and at an actually reduced level or at any age if there is a caring children
for the age of 16. The spouse is not required to be financially dependent on the retired in order to collect the benefit, but the spouse who has been earned income are impacted by the retirement test in the same manner as for retiree. यानी कि दोनों same manner में ही थे. An increasing commonly situation is for both husband and wife to be entitled to Social Security retirement benefit on the basis of their own earning history. The question rises as to whether such people are still entitled to receive spouse's benefit from Social Security. The basic rule governing this case is an individual is entitled to receive only the one secured Social Security benefit. दोनों नहीं लेंगे, एक लेगा. That will pay the greatest monthly income. और जो उनमें सबसे higher होगा, that you are going to select it. और उसी को use करके आप आगे चलेंगे. In some cases, children of the retired workers are young enough to be entitled to Social Security benefit. The child benefit is 50% of the workers PIA. Eligibility is generally limited to unmarried. किसमें होती है eligibility जो होती है वो limited है unmarried में. Unmarried children under the age of 18, जो under the age of 18 है और unmarried है. Extended to 19, कहाँ जा रही है? Extended to 19 if the child is full-time student in a elementary or high school. Age limit is removed entirely for unmarried children who become severely disabled before age of 22 and who have continued to in that condition, और जो continue करते हैं काम करना in that condition. Taxation, Social Security retirement benefits are not subject to federal income tax. ये tax नहीं लगता इन पे unless one adjusted gross income exceeds certain limit. For example, if half of the individual Social Security benefit plus investment income exceeds 25,000, यानी कि साफ Social Security benefit plus investment income दोनों चीजें exceeds $25,000, then half of the Social Security benefit is taxable. यानी इसमें से half Social Security benefit जो होगा वो taxable side पे जाएगा, यानी वो tax form में आ जाएगा, यानी tax होगा उस पे लगा हुआ. So what we have contributed, we have calculated the overall retirement plans. We have seen each and everything. Retirement plans कैसे होते हैं, किस तरह से डेवलप हो रहे होते हैं, किन चीज़ों को बेसिस करते हुए वी आर गोइंग टू डेवलप देम, उनको हमने किन बेसिस पे डेवलप करना है, किस तरह से डेवलप करना है, और रिटायरमेंट प्लान के एक्चुअली पर्पस क्या थे. दैट वी हैव सीन कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व थी और कौन कौन सी चीज़ों को हमने रिटायरमेंट के प्लान्स को सामने रख के आगे चलना था. मीन्स वी रिक्वायर दैट हाउ दीज प्लान्स आर बीइंग मेड एंड हाउ दीज आर प्लान्स बीइंग डेवलप्ड, कि इन्हें हमने किस तरह से हमने डेवलप करना था. जैसे हमने अभी आखिर में बात की थी कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं. सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में भी याद रखिएगा आपके पास ओवरऑल वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही होती हैं. और जब हमने अभी बात की 25,000 कि जब अगर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्लस योर एवरेज इनकम, जैसे भी लास्ट स्लाइड में बात हो रही थी, क्या हो रही थी? सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्लस इन्वेस्टमेंट इनकम एक्सीड्स 25,000, यानी कि इन्वेस्टमेंट इनकम, यानी कि दो तरह की ये चीजें आ गई, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट एंड इन्वेस्टमेंट इनकम. व्हेन दे गॉट एक्सीड, क्या होगा ये? जब ये एक्सीड कर जाएंगी आपके ओवरऑल बेनिफिट से या 25,000, यानी 25,000 से एक्सीड कर जाएंगी, तो दैट इज नॉट मोर देन 25,000, तब उस पर हम लोग कहेंगे दैट इज बीइंग टैक्सेबल. यानी 25,000 से ऊपर निकल गया तो उसकी जो हाफ अमाउंट है उसको मैं क्या करूंगा? मैं उसे टैक्सेशन पे ले आऊंगा. दैट आई वुड पुट इट ऑन द टैक्सेशन. कि टैक्सेशन देखें, जब भी रिटायरमेंट प्लान्स की बात करते हैं याद रखिए नॉर्मली रिटायरमेंट प्लान टैक्स होते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, किसकी बात करें हम? सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो याद रखिएगा दैट इज नॉट बीइंग नॉर्मली टैक्स्ड, कि उससे हम लोग नॉर्मली टैक्स नहीं कर रहे होते, बिकॉज दैट इज सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट. हाँ, प्राइवेट रिटायरमेंट प्लान्स और बहुत सारे हैं जो हम लोग देखते आ रहे हैं, कंट्रीब्यूटरी, नॉन कंट्रीब्यूटरी, कंट्रीब्यूशन प्लान्स आ रहे हैं, डिफाइंड बेनिफिट प्लान है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स हैं, ये सारी चीजें जो हम लोग देख रहे थे, दैट इज हाउ दे आर बीइंग मेड, और वो टैक्सेबल भी होती हैं. लेकिन कुछ ऐसे हैं जो वहां पे टैक्सेबल नहीं होते, दैट वी मींस वी कांट टैक्स देम, हम उन्हें टैक्स नहीं कर सकते या वो टैक्सेशन में इन्वॉल्व नहीं होते. तो दैट मींस कि हमने टैक्सेशन को सामने रख के आगे नहीं चलना. तो दैट मींस कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे तीन हमारे पास थे, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स थे, डिफाइंड बेनिफिट प्लान थे, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान थे, तीनों थे हमारे पास. तो याद रखिएगा जो सोशल सिक्योरिटी प्लान था, क्या था मेरे पास? जो सोशल सिक्योरिटी प्लान था वो याद रखिएगा वो वहां पे टैक्सेबल नहीं है, प्रोवाइडेड द हाफ या 25% से ऊपर निकल जाए. इसी तरह जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान है दैट इज बीइंग टैक्सेबल, बट डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान जितने भी क्या है हमारे पास, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान जितने भी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो याद रखिएगा दैट इज नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ योर ओवरऑल टैक्सेशन, यानी कि टैक्सेशन में उसके सर्टेन पोर्शन जो है वो टैक्स हो रहे होंगे. सो दैट्स द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 29. वी हैव कवर्ड द रिटायरमेंट प्लान्स फॉर द रीडिंग. यू जस्ट कंसल्ट द बुक 12th एडिशन.
जॉर्ज रिजडा की बुक है और उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि हाँ जी एम्प्लॉय बेनिफिट्स में रिटायरमेंट प्लान्स को हमने किस तरह से और कैसे ट्रीट करना है। जो डू रीड द बुक, बुक को रीड कीजिएगा। हाँ, उसके अंदर कुछ सेक्शंस दिए हुए 401 के एंड 402 बी। जस्ट इफ यू वांट टू लीव इट आउट, लीव देम, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। किससे रिलेट कर रहा है वो? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस से रिलेट कर रहा है। सो दैट्स व्हाई यू कैन लीव देम आउट। सो वी हैव कवर्ड आउट मेजर पोर्शन। अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। तो आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू मूव विद द फर्दर टॉपिक दैट इज एन्युइटीज। एन्युइटीज की तरफ जाएंगे कि एन्युइटीज क्या चीजें होती हैं और रिटायरमेंट में उनका क्या रोल एग्जिस्ट होता है। सो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर नंबर 29। अल्लाह हाफिज।